सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम यहाँ की पॉइंट के साथ में इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं ताकि एक क्वेश्चन के बाद हमें उसके और भी आंसर्स मिल जाए, यानी डिटेल में हमें याद में रहे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकें। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो अंत तक बने रहे और सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का जो जिक्र है वो हमारे ऋग्वेद में है। हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सो अब की पॉइंट याद रख लेते हैं, यानी ऐसे पॉइंट्स याद रख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में मिलता है, जहाँ इसके मूल रूप ततस्त सवितुरेण्य भर्गो देवस धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात का वर्णन है, यानी यही एक गायत्री मंत्र है। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र ने रचा है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो महर्षि विश्वामित्र है। ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो वो महर्षि विश्वामित्र ने की है। अब गायत्री मंत्र का जो मुख्य देवता है वो सूर्य देव है, जिसे सविता भी कहते हैं। गायत्री मंत्र का जो मुख्य देवता है वह सूर्य देव है, जिसे सविता भी कहते हैं। और यह मंत्र गायत्री देवी और ब्रह्मा को भी समर्पित है, याद में रख लेना है। और गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, याद में रख लेना है। और ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है हमारे भारत देश का। ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। अब की पॉइंट पे बात करते हैं ताकि और भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग 322 ईसा पूर्व में अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर और अपने गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य की सहायता से इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासक को हराकर, ये भी प्रश्न पूछा गया था किस शासक को हराकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उन्होंने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य से गंगा नदी के मैदानों, यानी जो आज का बिहार या बंगाल है, से शुरू हुआ था। ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सन 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, सन 1919 में। अब की पॉइंट पे बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है कि रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। याद रखना है 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। अब है यह कानून सरकार को बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था। यह कानून जो है वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर बिना मुकदमा के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार देता था रॉलेट एक्ट। फिर इसे भारतीय जनता द्वारा काला कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया और महात्मा गांधी जी ने पहले इसे काला कानून कहा था।
तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा था, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से हल कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 में हुई थी। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सो की पॉइंट पर याद रखते हैं कि मुस्लिम लीग यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे, जबकि आगा खान इसके पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखना है, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान, ये भी प्रश्न आया है, और आगा खान थे इसके अध्यक्ष। ये दोनों पॉइंट याद में रखना है कि नवाब सलीमुल्लाह थे संस्थापक और आगा खान थे पहले अध्यक्ष। अब मुस्लिम लीग बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था मुस्लिम लीग का बनाने का एक उद्देश्य। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख लेना है, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, यानी पहली महिला राज्यपाल, तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। हमारे भारत की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद में रख लेते हैं। तो है सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। याद में रखना है वो कौन से राज्य की राज्यपाल थी, तो वो थी उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। अब भाई सरोजिनी नायडू का सबसे प्रसिद्ध उपनाम भारत कोकिला है, याद रखना है। सरोजिनी नायडू का सबसे प्रसिद्ध उपनाम जो है वो भारत कोकिला है। अब किसने कहा था उन्हें भारत कोकिला, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि उनकी आवाज़ और कविता जिस हिसाब से वो पढ़ती थी उस हिसाब से उन्होंने सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा था। अब सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गया कि किसकी याद में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो वो है सरोजिनी नायडू जी की याद में। कब मनाते हैं, तो हम वो मनाते हैं 13 फरवरी के दिन मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखना है, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन यानी उनकी जयंती आती है, इसलिए अब उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी याद में रख लेना है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, यानी सबसे पहले किसने कहा था, तो सही जवाब है रविंद्रनाथ ठाकुर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था। अब की पॉइंट पे बात करते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मुख्य रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को। उन्होंने 1915 में गांधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है एक महान आत्मा। महात्मा का अर्थ होता है एक महान आत्मा है। अब कुछ मतों के अनुसार 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने भी सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहा था। अब एक मत ऐसा भी है कि 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने भी उन्हें यह उपाधि दी थी। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो वो है 1922 में। सन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। तो अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो है चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। चौरी चौरा कांड जो है वो 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था।
भारतीय प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगाई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। चौरी चौरा कांड में भारतीय प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश पुलिस चौकी में आग लगाई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तो इस हिंसा के बाद गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर देते हुए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि चौरा चौरी कांड की वजह से किस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, तो वह असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, यानी बंद करना पड़ा। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख ले, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। सो की पॉइंट देख लेते हैं। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में। ये भी पॉइंट याद में रख लेना है। अब इस संगठन का जो उद्देश्य था वो था वेदों के ज्ञान को फिर से स्थापित करना और भारतीय समाज में सुधार लाना। आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वेदों के ज्ञान को फिर से स्थापित करना और भारतीय समाज में सुधार लाना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। याद में रख लेना है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर तिवारी। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ। की पॉइंट पे बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करने के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता था। यानी इसका उद्देश्य था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना, इस समझौते का उद्देश्य था। अब इसे जो है गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या तो दिल्ली पैक्ट को गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के एक प्रमुख आध्यात्मिक नेता और सुधारक थे जिन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रहण, ब्रह्मचर्य और संयम के सिद्धांतों पर जोर दिया। तो उनकी माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये याद में रख लेना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है तीनों पॉइंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूंनामा। की पॉइंट पे बात करते हैं। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम मुगल बादशाह बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। गुलबदन बेगम जो थी वो मुगल बादशाह बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। अब इसमें बाबर के समय से लेकर हुमायूं के संघर्षों, राजनीतिक घटनाओं और मुगल दरबार के अंदरूनी जीवन का वर्णन दिया गया है हुमायूंनामा में। और ये हुमायूंनामा की रचना करने का जो आदेश है वो मुगल बादशाह अकबर ने दिया था। अकबर ने गुलबदन बेगम को हुमायूंनामा लिखने का आदेश दिया था, यानी उनके आदेश पर उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। तो ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी?
तो इसका सही जवाब है लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी दी गई थी। तो की पॉइंट पे याद कर लेते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। लाहौर षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के लिए दोषी ठहराया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो वो दी गई थी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इसलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी शामिल थे। सैडलर्स की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी और उसमें दोषी पाए गए थे और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक। सो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। सो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। 1236 से 1240 यानी 4 साल तक। वह गुलाम वंश से संबंधित थी, याद रखना है, रजिया सुल्तान जो थी वो गुलाम वंश से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासक थी वो गुलाम वंश से थी और अपने पिता इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठी और एक सक्षम शासक के रूप में जानी जाती है। अपने पिता इल्तुतमिश यानी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और उसके बाद वो सिंहासन पर बैठी और एक सक्षम शासक के रूप में उसने शासन किया। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था सारनाथ स्तंभ को। सो अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो है सारनाथ स्तंभ यानी अशोक स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में करवाया था। याद रखना है, सारनाथ स्तंभ बोलो या फिर अशोक स्तंभ, इसका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था। अब यह बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध के उपदेश स्थल को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था और उसे प्रचार को चिन्हित करने के लिए यानी उसके उपदेशों स्थल को चिन्हित करने के लिए उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण किया था। इसमें 4 सिंहों वाला शीर्ष सिंह चतुर्मुख है जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। अब यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ जो है वो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो कि सारनाथ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सो की पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सो कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। याद रखना है, दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था दिल्ली में। अब इसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। इसके बाद कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। अब कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया था, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। यह एक विजय मीनार के रूप में बनाई गई थी। इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई है। याद रखना है कि यह विजय मीनार के रूप में बनाई गई थी और इसमें कुछ कुरान की आयतें भी खुदी हुई है। चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है।
अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है कलिंग का युद्ध जो है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कलिंग युद्ध की पॉइंट पे बात करते हैं। तो कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे और वो सबसे महान शासकों में से एक थे। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जो कि कलिंग राज्य और सम्राट अशोक के बीच में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। अब कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक ने युद्ध की भयावहता को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का मार्ग चुना था। कलिंग के युद्ध में इतने खून खराबा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया और बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण किया था। याद में रख लेना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो था कलिंग के युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कितनी दूरी तय करके पूरी की? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 240 मील। ऑप्शन नंबर ए है 240 मील दूरी तय करके गांधी जी ने दांडी यात्रा पूरी की थी। सो की पॉइंट पे बात करते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा 240 मील दूरी तय करके पूरी की थी, जो कि 385 किलोमीटर के बराबर है। 240 मील यात्रा पूरी करके दांडी यात्रा पूरी की थी। यह साबरमती आश्रम से शुरू होकर 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई थी। यानी कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू होकर समाप्त हुई थी दांडी में, जो कि 12 मार्च को वो निकले थे और 6 अप्रैल को वह दांडी में पहुँचे। इसमें उन्होंने 240 मील दूरी तय की थी। इस दौरान उन्होंने नमक तोड़ने के लिए 40 दिनों तक पैदल मार्च किया था। 24 दिनों तक। इस दौरान उन्होंने नमक कानून को तोड़ने के लिए 24 दिनों तक पैदल मार्च किया था। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। की पॉइंट पे बात करते हैं। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित है। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के जिले छत्रपति संभाजी महाराज के पास स्थित है, जो कि 1819 में ब्रिटिश सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ ने से फिर से खोजी गई थी। अजंता गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित है। तो अजंता की गुफाएं को विश्व धरोहर घोषित कब किया था? तो 1983 को घोषित किया गया था अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर में। तो यहाँ बुद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। तो अजंता की गुफाएं जो है वो है बौद्ध धर्म का एक उत्कृष्ट नमूना। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो वो था शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला है वह मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। अब की पॉइंट पे बात करते हैं कि दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद 1638 में इसका निर्माण शुरू करवाया था। याद रखना है, शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से जब दिल्ली स्थानांतरित किया था तब 1638 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। 1638 में। अब 1648 में यह बनकर तैयार हुआ, जो मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। 1638 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1648 में यह बनकर तैयार हुआ था, जो कि मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण भी ये है। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? वो आया था 1942 को। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 को भारत आया था। सो की पॉइंट पे याद कर लेते हैं। सो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया।
क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 यानी मार्च के महीने में 1942 को वह भारत आया, जिसका नेतृत्व सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। और इनका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारत का संपूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण सहयोग। यह एक असफल मिशन साबित हुआ। क्रिप्स मिशन जो है वो असफल साबित हुआ। यह मिशन 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा और 11 अप्रैल 1942 तक भारत में रहा था, यानी ये पूरी तरह से असफल मिशन रहा था क्रिप्स मिशन। सो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है बंगाल गजट। द बंगाल गजट था भारत का पहला समाचार पत्र। की पॉइंट जान लेते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। इसे जेम्स हिक्की ने 1780 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया था। सो पहला जो अखबार था वो था द बंगाल गजट, जो जेम्स हिक्की ने इसे 1780 में कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना शुरू किया था। द बंगाल गजट, जिसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, द बंगाल गजट को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। याद रखना है, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार आने वाला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था यह बंगाल गजट। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लें, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो वो थे विक्रमादित्य के दरबार में। कालिदास जो थे विक्रमादित्य के दरबार में थे, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता था। अब कालिदास मुख्य रूप से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि और नवरत्नों में से एक थे। याद रखना है कि कालिदास गुप्त सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि और नवरत्नों में से एक थे। अब कालिदास गुप्त काल यानी भारत का स्वर्ण युग जिसे कहा जाता था के दौरान उज्जैन में रहते थे और अपनी महान संस्कृत रचनाओं जैसे अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत के लिए जाने जाते हैं। याद रखना है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अब कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी याद में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कालिदास को। ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही जवाब है 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। सो की पॉइंट याद रख लेते हैं कि साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को, जिसका गठन 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। याद रखना है, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में भारत सरकार अधिनियम और 1919 की समीक्षा करने और संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था, इसका उद्देश्य था। अब इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका देशव्यापी विरोध हुआ और साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगे। याद रखना है, साइमन कमीशन में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे लगे। क्यों लगे? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ। अब इसके विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। याद में रखना है कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सभी पॉइंट याद में रख लेना है अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे कहा था? गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे कहा था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा था। सो अब इसे पॉइंट वाइज याद में रख लेते हैं कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा था।
गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी के राजनीतिक विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके शुरुआती कदमों को गहराई से प्रभावित किया था। इसलिए अब गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी गोखले को अपना गुरु बताया है। याद में रख लेना है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में भी गोखले को अपना गुरु बताया है। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सन 1919 में। सो इसका की पॉइंट याद में रख लेना है अच्छी तरह से। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 23 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है कि जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब राज्य के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और उस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था। अब रोलेक्ट एक्ट और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्वक सभा की गई थी। जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर रोलेक्ट एक्ट और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के लिए एक विरोध में एक शांतिपूर्वक सभा की गई थी, जहाँ ब्रिगेडियर जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी थी। तो यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ पर ब्रिगेडियर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जहाँ लोगों पर, जहाँ वो शांतिपूर्व सभा कर रहे थे रोलेक्ट एक्ट और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी के विरोध में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है और ये सभी पॉइंट को याद में रख लेना है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन बैसाखी का त्यौहार था और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो नारा था वो था बाल गंगाधर तिलक का। सो की पॉइंट को याद रखते हैं ताकि और भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा दिया था महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उन्होंने अपने अखबारों केसरी और मराठा के जरिए लोगों को जागरूक किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 अखबार की रचना की थी, पहले केसरी और दूसरा मराठा, और ये दोनों अखबारों के जरिए लोगों को उन्होंने जागरूक किया था। अब गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों से समाज को एकजुट किया। गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के आयोजनों से भी समाज को एकजुट किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो 1885 में हुआ था। सो की पॉइंट को याद रख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो है 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में एलन विक्टोरियल ह्यूम ने बॉम्बे में किया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है वो एलन ऑक्टेरियन ह्यूम ने बॉम्बे में, जो कि मुंबई में, किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की एक व्यापक आधार वाली राजनीतिक पार्टी है। गांधी ने 1915 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में इसे छोड़ दिया था। गांधी जी 1915 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1923 को उन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया था। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अब इम्पोर्टेंट की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब इस पार्टी का जो मुख्यालय युगांतर आश्रम 436 हिल स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था।
युगांतर आश्रम में स्थापित किया गया था इस पार्टी का। अब जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल जो प्रमुख नेता और विचारक थे, और सोहन सिंह भकना जो कि अध्यक्ष थे, इसके गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना। और लाला हरदयाल जो इसके संस्थापक थे। संस्थापक दो लोग थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। फिर सोहन सिंह भकना इसके अध्यक्ष बने। अब इसका जो उद्देश्य था वो था भारत में ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय प्रवासियों को एकजुट करना। जो भी भारतीय प्रवासी अमेरिका गए थे उन्हें एकजुट करना और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना गदर पार्टी का एक मेन उद्देश्य था। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। अब इसके पॉइंट बात करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की जो स्थापना है वो 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जिसने 1290 ई में गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। वह शांतिपूर्ण शासक पसंद करते थे। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो एक शांतिपूर्ण शासन पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने क्लेमेंसी जलालुद्दीन यानी दयालु जलालुद्दीन भी कहा जाता था। याद में रख लेना है। सो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को ध्यान में रखें। नेक्स्ट, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। पॉइंट पे बात करते हैं। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के लिए जाने जाते हैं, जो उनके संरक्षण में उन्होंने कई प्रसिद्ध रचनाएं की। उन्हें भारत की आवाज़, तोताए हिंद और उर्दू साहित्य व कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत की आवाज़, तोताए हिंद, उर्दू साहित्य व कव्वाली का पिता भी कहा जाता है। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो थे वो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो हुआ था 1674 में। 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। सो अब की पॉइंट पे बात कर लेते गाइज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक है वो है 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में एक भव्य समारोह के साथ में हुआ था। 1674 में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून के दिन। अब राज्याभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। राज्याभिषेक के बाद में उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी छत्रपति शिवाजी महाराज को। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य यानी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। याद में रख लेना है, मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो वो था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सो अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा उर्दू शायर और स्वतंत्र सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था यह नारा इनकलाब जिंदाबाद का। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद यह नारा लगाया, जिससे यह नारा अमर हो गया था। इसे नारा तो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था,
तब यह उन्होंने नारा जोर से लगाया था, जिसके बाद से ये नारा एक अमर हो गया था। अब इनकलाब जिंदाबाद का जो अर्थ होता है वो होता है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा होता है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। तो ये तीनों पॉइंट को याद में रख ले। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। भारत विभाजन जो है वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। सो अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो भारत का विभाजन मुख्य रूप से माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत का जो विभाजन है वो मुख्य रूप से माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने की थी, जिसे लॉर्ड वाइसराय माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था। इसकी जो घोषणा है यानी माउंटबेटन योजना की जो घोषणा है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने किया था, जिसे लॉर्ड वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत किया था। इस योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिससे विभाजन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ लाइन लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने तय किया था। तो ये चारों पॉइंट को याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अब की पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो पहला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी, यानी 1897 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने। अब रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को फैलाना और मानवता की सेवा करना है। रामकृष्ण मिशन का जो उद्देश्य था वो था कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को फैलाना और मानवता की सेवा करना। अब रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखना है रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो है बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। सो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो होम रूल आंदोलन भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक अकेले नहीं थे, उनके साथ एनी बेसेंट थी जिन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अब बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। सो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और एनी बेसेंट ने मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। कभी ऑप्शन में होम रूल आंदोलन की शुरुआत के ऑप्शन में एनी बेसेंट का भी नाम आ सकता है, तो राइट जवाब एनी बेसेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका सही जवाब है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में प्रकाशित हुई। की पॉइंट पे बात करते हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई थी नेहरू रिपोर्ट। अब 8 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था। 8 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था। यह रिपोर्ट भारत के लिए एक संविधान का मसौदा प्रस्तुत करती थी, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसे डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई थी।
ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस किसके शासनकाल में लागू हुई? तो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के शासनकाल में आईपीएस यानी भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी। सो की पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीएस लॉर्ड थॉमस बैमिंगटन मैकाले के नेतृत्व में तैयार की गई थी। इसे 1860 में अधिनियमित किया गया था। इसे 1860 में अधिनियमित किया गया था। यह ब्रिटिश शासक के दौरान 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 1862 में, जनवरी 1862 में इसे लागू किया गया। आईपीएस को लागू की आईपीसी को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समान और व्यक्ति व्यवस्थित दंड प्रणाली स्थापित करना था जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इसका जो उद्देश्य था यानी आईपीसी का यानी भारतीय दंड संहिता का जो उद्देश्य था वो था एक समान और व्यवस्थित दंड प्रणाली स्थापित करना जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। तो ये चारों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो की पॉइंट को याद रख लेते हैं कि संविधान सभा की मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। अब इस समिति का गठन संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी मसौदा समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। समिति में 7 सदस्य थे जिसमें से के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी शामिल थे। कुल टोटल 7 सदस्य इसमें और थे जिनके नाम जो दिए गए हैं। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था। सो अब की पॉइंट पर याद रख लेते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। यह जो युद्ध है वो बाबर यानी काबुल के तैमूर शासक के जो बाबर है और इब्राहिम लोधी यानी दिल्ली के सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये जो युद्ध है, जो पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और बाबर पहला मुगल शासक था। सो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1556 में। 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। सो की पॉइंट को याद में रख लेना है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। अब मुगल सम्राट अकबर की सेना और हेमू की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। मुगल सम्राट अकबर की सेना और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। अब इसमें अकबर की सेना की विजय हुई थी और भारत में मुगल सत्ता का की वास्तविक बहाली का प्रतीक बना था। अकबर की इसमें विजय हुई थी पानीपत के दूसरे युद्ध में और यह जो है वो भारत में मुगल सत्ता को वो और फैलाने में एक प्रतीक बना था। तो ये 3 पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि 100% पानीपत पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सो इन्हें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो इसका सही जवाब है 1761 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 1761 में। सो अब की पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। याद रखना है 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो अफगान था और मराठों के बीच में लड़ा गया था। याद रखना है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अब्दाली विजय रहे थे और यह युद्ध मराठों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। यह युद्ध जो है वो मराठों के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ था। सो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। मराठा है ना सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1764 में। 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। सो की पॉइंट को याद रख लेते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेजर हेक्टर मुनरो और भारतीय शासकों की संयुक्त सेना थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उल दौला और नवाब बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीन एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर हेक्टर मुनरो ये दूसरे साइड थे, यानी इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। अब इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुई थी, जिससे भारत में उनके प्रभुत्व और क्षेत्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सो ये याद में रख लेना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बक्सर की युद्ध के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। तो अब की पॉइंट्स को याद में हम रख लेते हैं। सो प्लासी का जो युद्ध है वो है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच में लड़ा गया था। यानी प्लासी का युद्ध जो था वो था ब्रिटिश नेतृत्व वाली रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगी के बीच में ये लड़ा गया था, तो जिसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई थी और भारत में ब्रिटिश शासक की नींव पड़ी थी। याद में रख लेना है कि प्लासी के युद्ध से ही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। तो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। याद में रखना है कि स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता था। स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता था। यह पार्टी असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद बनी थी और इसका जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के विधायी निकायों में प्रवेश करके स्वशासन को प्राप्त करना। ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, जो कि स्वराज पार्टी की स्थापना से लेकर उसका उद्देश्य सब बताता है। तो स्वराज पार्टी से कोई भी अगर प्रश्न पेपर में आता है तो आप आराम से इसे हल कर सकते हो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। सो गाइस की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की लिपि तो थी वो थी चित्रात्मक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और अभिलेखों की जो लंबाई थी वो बहुत छोटे थे, आमतौर पर 5 से 17 अक्षरों के, जिसमें पढ़ना मुश्किल है।
और यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी यह चित्रलिपि। और यह भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। जो चित्रात्मक लिपि है वो भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है। तो ये सभी पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो अब की पॉइंट को याद में रख लेते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में की थी, जो कि अब वहाँ पर गांधी जी स्मृति, अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है बिड़ला हाउस। तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में की थी। महात्मा गांधी एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो गोडसे ने उन्हें 3 गोलियां मारी और गांधी जी का निधन तुरंत हो गया था। सो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे। तो वो केरल प्रांत के थे। नारायण गुरु जो थे वो केरल प्रांत के समाज सुधारक थे। सो की पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि नारायण गुरु भारत के केरल प्रांत के एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक व आध्यात्मिक नेता थे। केरल के जातिग्रस्त समाज में व्यस्त सामाजिक असमानता भेदभाव के खिलाफ काम किया, शिक्षा और समानता को बढ़ावा दिया और उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का भी संदेश दिया था। अब नारायण गुरु को केरल के सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में से एक माना जाता है। सो ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो अब इसे पॉइंट में याद करते हैं कि करो या मरो का जो नारा है, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब यह नारा उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि करो या मरो का जो नारा है वो किस आंदोलन से संबंधित है। तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जो कि 8 अगस्त 1942 को दिया था यह नारा महात्मा गांधी जी ने। अब महात्मा गांधी ने यह नारा 1942 में मुंबई में एक भाषण में दिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ तब 1942 में मुंबई में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने यह नारा दिया था करो या मरो का, यानी डू और डाई, या तो आज़ादी के लिए कुछ करो या तो फिर मरो। नेक्स्ट, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सो की पॉइंट पे बात करते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। याद रखना है, भारत के जो पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अब बाबा साहेब अंबेडकर ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अब है संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष भी थे। याद में रख लेना है, यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद में रख लेना है कि बाबा साहेब अंबेडकर को उनके मृत्यु के बाद यानी उनके मरने के बाद मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो सही जवाब है 1857 में। भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 में हुआ था। सो की पॉइंट को याद में रख लेते गाइस कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था। याद रखना है, भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 का विद्रोह था। अब 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ये जो विद्रोह था वो था
मेरठ से शुरू 10 मई 1857 को, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था ये सशस्त्र विरोध। इसे सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह और वी.डी. सावरकर द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने इतिहास पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू देखा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और हमने डिटेल में देखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर हमें डिटेल में हम पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो पॉइंट वाइज इसी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपको सभी याद में रह जाए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।